टू दिस सेशन आज अपन एनटीए का नीट टेस्ट 48 भी एनालाइज करेंगे। देखिए अभी मैंने रियल टाइम सॉल्व किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट, जैसा मैं रोज़ करता हूँ। आई हैव क्लासिफाइड इट, सो व्हाट यू कैन सी ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट। हो सकता है कुछ आपको कम डिफ़िकल्ट लगें, बट लेट्स से क्लासीफाई मैंने इनको इस तरह से किया है। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 12 एंड इट्स 15 एंड 18 एंड यू हैव this 21 22 questions you can say are of medium difficulty, so 26 and the remaining are 19 are easy. 13 क्वेश्चन में कुछ एरर है, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ है। क्वेश्चन ठीक होता बट एरर स्टेटमेंट गड़बड़ आ गया, पूरा ढंग से लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, भले मैंने मीडियम बोला बट लैंग्वेज इज़ वेरी गुड। दिस पेपर इज़ मतलब इट हैज़ सम क्वेश्चंस जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। क्वेश्चन टफ नहीं है बट अच्छे क्वेश्चंस है, सो इट्स अ वेरी गुड पेपर। आई कैन से इट्स वन ऑफ द perfect NEET paper, not difficult, not easy. It's the perfect NEET level paper, I can say, and hence I can say the good score would be, let's say, 130 and plus, and the very good score, let's say, that is going to be 155 plus category, you can say. So all in all it's a perfect NEET paper. And बेटा जैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, आई एम प्लानिंग ऑफ सम सीरीज़ जहाँ मैं टॉपिक वाइज कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस को एनालाइज करूँ बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस ऑफ एनटीए अभ्यास एंड द प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. होपफुली आई वुड बी लॉन्चिंग दैट सीरीज़ वेरी सून फॉर ऑल ऑफ यू. सो कीप लाइकिंग द चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग इट, कीप शेयरिंग इट, एंड लेट्स सी नाउ स्टार्ट द पेपर. चलिए शुरू करते हैं आज का एनटीए टेस्ट 48. देखते हैं आज के पेपर में क्या है. देखिए पहला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 5.3 इंटू 10 की पावर -11, यही होती है 52.9 पिकोमीटर. आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन इट इज़ फाउंड टू हैव अ रेडियस ऑफ 21.2 इंटू 10 की पावर -11. जस्ट लुक एट दिस डेटा. I can directly say 5.3 into 4 times is 21.2. That means radius has become 4 times. और radius का expression आपको पता है क्या होता था, n square by z into a naught. That means n square it is getting 4 times. 4 times mean n would be equal to 2. So finally the quantum number is going to be n equals to 2. So this is the first question you can do easily, simply remembering the proportionality of r with the principal quantum number. Next, the following particles are going with the same velocity than the maximum de Broglie wavelength. So what is de Broglie wavelength first of all? So de Broglie wavelength is h upon mv, that is how you define. Here you have they are going with the same velocity. So velocity same means lambda is inverse to mass. That means the particle which has the least mass will have the greatest of the de Broglie wavelength. So out of alpha, beta, proton, neutron, I can directly know beta has the least mass, so beta will have the greatest of the de Broglie wavelength. Next, so that was also an easy one. A small ball B of mass m is suspended with light inelastic string of length L from a block A of same mass m, which can move on smooth horizontal surface as shown in the figure. The ball is displaced by angle theta from equilibrium position and then released. The displacement of block when ball reaches the equilibrium position. Now this is a very familiar question. यार सबने आपने कर रखा है, ये सिंपल सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है कि भाई जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो डेफिनेटली ये इधर जाएगा तो वो थोड़ा आगे आएगा. तो मैं बोल लूँ लेट्स से ये आगे आ गया, कितना आगे आ गया, एक्स ब्लॉक एक्स आगे आया, तो इफेक्टिवली ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा. तो उस केस में अगर मैं देखूँ, वैसे मुझे दिख रहा था कि इसका ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मुझे दिख रहा है कि ये डिस्टेंस होगा एल साइन थीटा और ब्लॉक एक्स आगे आया है, तो अब मुझे पता है कि ग्राउंड फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ पॉजिटिव लूँ तो माइनस एल साइन थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस एल साइन थीटा होता, प्लस एक्स क्योंकि वो एक्स आगे खिसक गया है, और ब्लॉक का खुद का डिस्प्लेसमेंट एक्स. अब अपने को पता है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनिशली सी एम रेस्ट पे था तो सी एम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. सो आई कैन डायरेक्टली राइट m1 delta x1 plus m2 delta x2 equals to 0. Substituting the values, what I get, minus L sin theta plus x plus m into x equal to 0. That directly gives me x is ml sin theta by 2 m. m and m get cancelled, so what we get, L sin theta by 2. ऑप्शन ए के साथ अपन जाएंगे, आराम से आप इसे कर सकते हो, किया हुआ रहता है यार सबके. एवरी इंस्टीट्यूट शीट हैज़ दिस क्वेश्चन, एवरी बुक हैज़ दिस क्वेश्चन, मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड. बुलेट है 10 ग्राम की, फायर की एक गन से, मास 1 kg, रिकॉइल वेलोसिटी गन की 5 है. व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट? भाई सिंपल सा आपको पता है रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों का मोमेंटम सेम ही होगा. तो ये जो 10 ग्राम है इसकी वेलोसिटी मान ली v ऑफ बुलेट, और उसका क्या होगा 1 kg इंटू 5, क्योंकि उसका जितना आगे होगा इसका उतना पीछे होगा. तो डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी 1 kg अपॉन 10 ग्राम, दैट वुड बी 100 जब फैक्टर करोगे तो, इंटू 5, सो दैट इज़ 500 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्टली आप कर सकते हो, आराम से आपका आ जाएगा. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास के बच्चे के लायक क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट,
A particle originally at rest at the highest point of a smooth vertical circle is slightly displaced. It will leave the circle at a vertical distance h below the highest point. यार ये तो ऐसा मुझे याद ही रहता है, वो 2r/3 r/3 ऊपर से नापोगे तो हाइट होती है, फिर भी समझा देता हूँ क्या होता है भाई, आपको भी ध्यान होगा वैसे तो यार। भाई यहाँ से टपकना शुरू हुआ, माना ये किसी थीटा एंगल पे जाके आज़ाद हो गया, तो जब भी आज़ाद होगा नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे केवल यही फोर्स बचेगा एफ बी डी में एम जी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम जी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू जो भी इसकी वेलोसिटी इस वक्त होगी, लेट से वी एम वी स्क्वायर बाय आर। और एनर्जी कंजर्वेशन से वी की वैल्यू क्या, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2gh। एच कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये एच आपको बताना है, तो ये एच की वैल्यू क्या लिखोगे, आर माइनस आर कॉस थीटा। सो 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज़ एम जी कॉस थीटा। तो एम जी उड़ा दिया, आर से आर उड़ा दिया, तो यहाँ से क्या आ जाता है 3 cos थीटा इक्वल्स टू 2, तो cos थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो जो h की वैल्यू निकाल रहे थे आर माइनस आर कॉस थीटा, तो 2/3 पुट करो, अपने आप आ जाती है r/3। खूब बार करते हो ऐसे क्वेश्चन, आप सबके किए हुए होगा, बनना चाहिए भाई। छठा, कौन सा सही स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक डिप इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। भाई सेंटर ऑफ द अर्थ का तो कुछ पता नहीं अपने को, क्योंकि वहाँ तक अपन कभी देखते नहीं है। मैग्नेटिक डिप डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल, बल्कि उल्टा होता है, पोल से पे डिप ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है, तो बी तो गलत हो गया। डिप इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यस, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो डिप आपको पता है इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 90 डिग्री बोलते हो, सॉरी 0 बोलते हो, और पोल्स पे 90 डिग्री बोलते हो। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हुए मैग्नेटिक डिप बढ़ती रहती है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सस्ता ही था। The ratio of the resistance of a conductor at temperature 15 to its resistance at 37.5 is 4:5. The temperature coefficient of resistance of the conductor is. अब यार ये देखो, ये क्वेश्चन पहले भी आया था और मैंने कहा था इसमें वो आर नॉट से लेके चलना है। सो व्हाट विल आई विल राइट, आर एट 15 इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी विच इज़ 15, आर एट 37.5 is r naught into 1 plus alpha into 37.5. And if I take the ratio, this ratio is 4:5. This is 1 plus 15 alpha over 1 plus 37.5 alpha. So if I do this, 4 plus 75 into 2 हो जाएगा 150 alpha, and this would be 5 plus 75 alpha. So what we get, 75 alpha is 1, so alpha is 1 by 75 per degree Celsius inverse. ऑप्शन डी के साथ आराम से आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, what will be the equivalent resistance of circuit shown in the figure between A and D? कौन से पॉइंट है A और D? तो बेटा ये तो खुला है, तो एक गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, मतलब ही नहीं है इसका। ये क्वेश्चन भी आपके शायद पहले आया है यार, मुझे लग रहा है। अब ये 10 और 10 सीरीज़ में, ये 10 और 10 सीरीज़ में, तो 20 ये दोनों पैरेलल में, 10 सीरीज़ में, दैट इज़ 30 ohms। सीधा सीधा चलाओ दिमाग और क्वेश्चन आपका सीधा सीधा हो जाएगा 30 ohms। नेक्स्ट पढ़ते हैं। करंट है भैया 2 एम्पियर का, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकंड थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम इन गिवन इंस्टेंट। तो भाई एनर्जी स्टोर्ड की बात अगर अपन करें, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज़ पावर। तो भाई मुझे एक सिंपल सी चीज़ पता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन उसमें होता है ½ LI²। तो पावर क्या होता है आपका du/dt, IV से भी कर सकते थे, एक ही बात है, दैट इज़ LIDI/dt। तो देखो बेटा, L का वैल्यू है 2, I का वैल्यू है 2 और रेट है 4, तो 2 2 4 4 4 जा 16, ऑप्शन सी 16 जूल पर सेकेंड। चलिए आगे, एक लंबा सोलेनॉइड है, रेडियस आर, कैरीज करंट टी डिपेंडेंट, टाइम टी डिपेंडेंट करंट आई इज I नॉट टी 1 माइनस टी। ओके, रिंग ऑफ रेडियस 2r is placed coaxially near its middle during the time interval 0 to 1, the induced current and the induced EMF in the ring। तो देखो यार, बहुत लंबा ये सोलेनॉइड है r रेडियस का, और इसके सेंटर पे 2r रेडियस की कॉइल ऐसे होगी ये, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t to 1 द इंड्यूस्ड करंट एंड द इंड्यूस्ड EMF अब आपको यहाँ पर बताना है। तो पहली चीज़, फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा B इंटू ए, बी की वैल्यू क्या होती है μ0 NI, तो जो भी होगा μ0 NI, I की वैल्यू हो गई I नॉट टी 1 माइनस टी इंटू एरिया। एरिया मेरे को फ्लक्स में केवल यही लेना है जो काम का है, विच इज़ πr², जो भी है, ठीक है। तो अगर मैं EMF की बात करूँ तो पहले d∅dt करके देख लूँ, ऐसे तो माइनस d∅dt होता है, पहले करके तो देखूँ। तो d∅dt क्या होगा, इसको अगर मैं देखूँगा तो μ0 NI नॉट πr² कॉमन आ गया, और t1 माइनस t² तो 1 माइनस 2t। तो अब इसको देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये जो है 0 के ऊपर तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, और 1 सेकेंड के ऊपर ये वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब d∅dt का साइन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ EMF यहाँ पर चेंज होगा ही होगा। तो यहाँ पे इतनी क्लियर है कि डायरेक्शन चेंज होगा। और 0.5 सेकेंड पे मुझे समझ आ रहा है कि जो
EMF होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो इंड्यूस्ड EMF इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो एट 0.5 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? ये रहा, VR है ज़ीरो। और क्योंकि EMF का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब सेंस चेंज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑयल की ड्रॉप है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मास इतना है, कह रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स का एज अ मास, इट इज़ फॉलिंग फ्रीली इन द एयर विद टर्मिनल स्पीड, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रॉप मूव अपवर्ड्स विद द सेम स्पीड। देखो अभी ये क्या है, टर्मिनल स्पीड से गिर रही है, तो जो विस्कस फोर्स है वो किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू इट्स वेट FV विच इज़ 6 पाई r नीटा V। अब स्पीड वही चाहिए बट ऊपर चाहिए ये स्पीड, तो अब ऊपर चाहिए तो डेफिनेटली क्या होगा, ये विस्कस फोर्स अब नीचे की जगह सॉरी ऊपर की जगह नीचे लगेगी। अगर ये ऊपर जा रही है उसी टर्मिनल स्पीड से तो mg भी नीचे लगेगा, विस्कस फोर्स भी नीचे लगेगा, और यहाँ पे आपका QE फोर्स होगा और ये बैलेंस होगा। सो QE शुड बी इक्वल टू FV प्लस mg, और ये जो विस्कस फोर्स है ये आपकी mg के इक्वल ही है, तो दैट इज़ इक्वल टू 2mg। तो E की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 2mg बाई Q, 2 इंटू m 3.2 इंटू 10 की पावर -17, g के नाम पे 10, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो गया? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये तो पूरा उड़ गया 3.2। सो दिस कम्स आउट एज ये 2 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, करते हो आप ऐसे, यू कैन मेक। क्वेश्चन देखते हैं 12th में क्या है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ माई कैपेसिटेंस 5 आर चार्ज टू 2 kV 1 kV, नेगेटिव एंड्स कनेक्टेड, पॉजिटिव एंड्स कनेक्टेड, लॉस ऑफ एनर्जी। तो यार स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यू नो द लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस रीवायरिंग इज हाफ C1 C2 over C1 plus C2 into V1 minus V2 का whole square. Proceed further, half C1 C2, 5 into 5, 25 into 10 की power -12, C1 plus C2 will become 10 into 10 की power -6, and this will become 2 minus 1, that is 10 to the power 3 का whole square. So these powers will cancel, -12 था ये. So 25 by 20, that is 1 point, how much? 25 joules. So that is going to be the loss in the energy. Now moving forward, 12th के बाद देखें 13th question जो आपको कहता है, as shown in the figure, initially switch K1 is open. कौन सा है switch K1? This one is open and K2 is closed. Okay, तो इस केस में you have only this loop working. Okay, and deflection is theta naught. Now both switch are closed and deflection of the galvanometer is, deflection of the galvanometer is, my god, deflection of galvanometer पूछा है और वैल्यू ohms में है, तो this is something is गड़बड़, समथिंग इज़ गड़बड़, तो RH की वैल्यू भी गिवन है, तो इट्स टफ टू आंसर। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। बाकी आइडियली क्या होगा, पहले केस में जो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है दैट वुड बी इक्वल्स टू E/220, और सेकंड केस में जो करंट फ्लो करेगा पहले तो बैटरी से कितना करेगा, 220 प्लस व्हाट वी से RG या G जो भी अपन कहेंगे, दैट इज़ 220 प्लस G। सेकेंड केस में करंट टोटल बैटरी से कितना निकलेगा, बैटरी से निकलेगा E/220 प्लस RH/G प्लस RH, और इसका कितना पार्ट गैल्वेनोमीटर से जाएगा, तो इस करंट का आपको पता है कि वो पैरेलल में इन्वर्स रेशो में जाएगा, दैट इज़ RH/RH प्लस G टाइम्स दैट I बैटरी। तो इसके हिसाब से डिफ्लेक्शन जो भी पूछा जाएगा उसको चेक किया जाएगा। अभी तो ऑप्शंस कुछ और हैं, क्वेश्चन कुछ और है, तो अभी अपने लिए कुछ कह पाना संभव नहीं है कि किसकी वैल्यू पूछी गई है, क्यों पूछी गई है, क्योंकि मेरे को कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। केवल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शायद कैलकुलेट करवा सकता है अगर वो डिफ्लेक्शन के बारे में कमेंट करता, बट वो दिया नहीं है, तो वी हैव टू लीव इट। नेक्स्ट 14, तो हो जाते हैं एरर्स बनाते हुए। द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, इट्स मास रिमेनिंग सेम, द वैल्यू ऑफ G ऑन द सर्फेस। तो G एट सर्फेस आपको पता है यार क्या होता है, Gm/r²। तो मास तो वही रहा, रेडियस 1% छोटा चेंज है, तो डायरेक्टली आपको पता है डेल्टा G/G, यहाँ से डायरेक्ट बोलोगे -2 डेल्टा R/R, छोटे चेंज के लिए दिख रहा है। तो रेडियस श्रिंक हुई है 1%, सो दिस इज़ -1%, तो दिस विल बिकम -1% है, तो दैट इज़ +2%, दैट मीन्स G इज़ नॉट गोइंग टू डिक्रीज, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज एंड इंक्रीज बाय 2%। नेक्स्ट, खूब किए हैं ऐसे क्वेश्चन यार आपने। A person can jump on Earth's surface up to height 2. His jump on satellite where acceleration is 1.96. यार 1.96 क्या होता है, या कैन डायरेक्टली मेक आउट 9.8/5, यही होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन 1/5 हो गया, तो जो h की वैल्यू आपकी होती थी हमेशा U²/2G, G की वैल्यू अगर 1/5 हो गई तो h की वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएगी, दैट मीन्स आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 10 मीटर्स। Move ahead. Temperature difference of 120 degrees Celsius is maintained between two ends of a uniform rod AB of length 2L. Another bent rod of same cross section of AB and length 3L/2 is connected as shown. In steady state, the temperature difference between P and Q will be. Okay.
तो देखिए इन दोनों के बीच 120 है, इन दोनों के बीच 120 है, तो ये टोटल ड्रॉप 120 है। अब मैं इसको पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट ही बना लूँ तो L/4 को R मान लूँ तो ये डिस्टेंस, ये इतनी लेंथ हो जाएगी 2R। रेजिस्टेंस की एनालॉजी में आ गया मैं, तो ये हो गया आपका R और ये लेंथ L है मतलब ये हो गया 4R, ये वापस से R, ये लेंथ भी L है तो ये हो गया 4R। So remaining one again L/2 I can write it as 2R. This is P, this is Q. Now easily देखिए, अब ये जो पूरा होता अगर मैं इस पूरे को देखता इसको तो ये 4 + 1 + 1 6 ऊपर होता, 4 नीचे होता, तो इसका जो इक्वलेंट निकलता वो कितना निकलता 6 × 4/6 + 4 दैट इज़ 2.4R। ठीक है, सो 2.4 2 and 2 2.4 2 and 2 दैट इज 6.4R। तो 6.4R टोटल पे ड्रॉप आपका आ रहा है 120 ohms। तो PQ के बीच में 2.4R ही है तो उस पर ड्रॉप क्या होगा, डायरेक्टली आप बोलोगे 120 वोल्ट होता, तो यहाँ होता 120/6.4 × 2.4। सो व्हाट यू नाउ गेट, दिस इज 6, दिस इज 16। Again you can further do this, 16 you can have 4, you can have 30, you can again have 15, you can have 3, that you can have 45 volts. So similarly here 45 degrees Celsius. So I've just simply taken the analogy of the resistance current resistance part and you can solve it like this. So it's not a tough question, you can make out. Next question number 17, what it says, the temperature of equal masses of three different liquids A, B, C are 12, 19, 28. The temperature when A and B are mixed is 16, B and C are mixed is 23. The temperature when A and C are mixed is. Now this is also a very familiar question. Now see what we have to do in this particular one. So when A and B are mixed, equal masses हैं. So M into S of A, A's temperature changes by how much? A's temperature changes by 4 degree. So इसने 4 का गेन किया और B ने कितने का लूज़ किया है, B ने 3 का लूज़ किया, तो MSB into 3. So what you have, 4 times SA is equal to 3 times SB, first thing. Next, when B and C are mixed, so what we have, B now gaining 4. So MSB into 4, that is the gain, and loss by C is of 5. So what we have, 4 times SB is equal to 5 times SC. ठीक है, स्पेसिफिक हीट्स बोल रहे हैं अपन. सो टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड. सो देखिए ए का टेम्परेचर 12 है, इसका 28 है. अब इनको मिक्स करने पे टेम्परेचर क्या होगा इतना मुझे क्लियर है, 12 से कम नहीं हो सकता, 28 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सारे ऑप्शन भी वैसे ही हैं. अब यहाँ एग्जैक्टली क्या होगा, ए गेन करेगा तो ए का मैं क्या लिखूँ T-12, और वो जो गेन कर लूज़ करेगा वो मैं लिख दूँ 28 - T. ये होगा इसका गेन उसका लॉस. सो व्हाट वी हैव, T-12/28 - T इज़ इक्वल टू S of C अपॉन S of A. नाउ यहाँ से देखिए C की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/5 ऑफ S of B. A की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 ऑफ S of B. दिस गेट कैंसल्ड. सो व्हाट आई गेट नाउ, 16/15. सो T-12/28 - T. 16/15 देखो कॉमन सेंस से बताया ना, ऑलमोस्ट 1 के क्लोज ही आएगा. तो 12 और 28 का जो एवरेज आता है, 12 और 28 का एवरेज 20 आएगा, तो 20 के बहुत क्लोजर ही होगा. और मैं डायरेक्ट 20.2 पे भी जा सकता हूँ, अदरवाइज़ आप सॉल्व कर लो यार, इतनी कॉन्फिडेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टाइम लगा लो. सो 28 × 16, 16 × 28 अगर आप करोगे तो व्हाट यू गेट, 28 6 140 and 28 that is 168. 28 1 28 and 16 that is 448 minus 16t. So what we have now, we have this 31t is equal to 448 plus 180, that is 8, 4 and 8 are 12 and 628. So t is equal to 628/31, and now you can proceed, it would be 20.2 degrees Celsius. So it's a question you can do, मतलब हो सकता है शायद आप मेरे से बेटर मेथड से भी कर लें. So you can try. Next, a monatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T2 by releasing the piston suddenly. सही बात है. If L1 and L2 are the lengths of the gas column before and after expansion, then. तो देखिए फ्रैंकली बताएं, जब अपन पढ़ाते हैं ना T(V⁻⁻1) मेंटेन रहेगा, वो के लिए एडियाबैटिक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए बोलते हैं. बट इनिशियल फाइनल पे यहाँ भी लगा सकते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है, IIT स्क्रीनिंग में कभी आया था. तो यहाँ सिंपल सा लॉजिक होगा, T1 V1⁻⁻1 is T2 V2⁻⁻1, दैट्स ऑल. और मोनो है मतलब (Γ-1) 5/3 - 1, दैट इज़ 2/3. सो T1 V1 की वैल्यू क्या लिखोगे, A × L1 2/3, T2 A into L2 2/3. So what we have, the ratio of T1 over T2 is L2 over L1 to the power 2/3. Now you can make out कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यार यहाँ पे, D ऑप्शन. So ये भी आया हुआ क्वेश्चन था, कर सकते हैं. नेक्स्ट
इन अ गिवन प्रोसेस ऑन आइडियल गैस dW इज 0, dQ इज लेस देन 0, देन फॉर द गैस भाइयों क्या होता है भाई dQ इज du प्लस dW, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने. dW के नाम पे 0 है, dQ नेगेटिव है तो du भी नेगेटिव ही होगा, एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, इसका मतलब आइडियल गैस है तो डेफिनेटली टेम्परेचर विल डिक्रीज. नेक्स्ट, सोलेनॉइड है 1.5 मीटर लंबा, 0.4 सेंटीमीटर डायमीटर, पोजेस 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इनसाइड द सोलेनॉइड. तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट छोटा एन आई. छोटे एन आई का वैल्यू क्या होगा, छोटा एन आई हो जाएगा 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो पर मीटर हो जाएंगे 100 नहीं सॉरी 1000, पर सेंटीमीटर 1000 हो गए, एंड आई इज़ 5. म्यू नॉट क्या होता है आपका 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5, तो दैट इज़ 20 पाई, दैट इज़ 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला. यू कैन ईजिली गो फॉर ऑप्शन ए, कोई समस्या नहीं है, ईजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट, चार्ज पार्टिकल मास m, चार्ज q, projected into uniform field with speed v which is perpendicular to b, the width of the field is d, the impulse imparted to the particle by the field. impulse का मतलब क्या होता है यार, impulse का मतलब होगा m v final minus v initial, और v final v initial दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन बदलेगा, वो भी देख लेते हैं क्या होगा भैया. तो देखिए v क्रॉस b ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा जो भी है, और ये फाइनली ऐसे कहीं जाएगा. तो भाई मुझे तो ये देखना है कितना एंगल यहाँ पे टर्न करेगा, दैट एंगल आई कैन कॉल इट थीटा. तो थीटा कैसे निकलेगा भैया, थीटा के लिए सिंपल सा तरीका है, ये डिस्टेंस डी है वो आर हो गया, तो आप लोगों को पता है साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इज़ गोइंग टू बी डी बाई आर. आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, एम वी बाई क्यू बी. ठीक है, सो दैट इज़ टी क्यू बी अपॉन एम वी, दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा. तो इतना थीटा ये यहाँ पे मूव करने वाला है, और डी की वैल्यू क्या बोली है, लेस देन एम वी बाई क्यू बी, तो इसको थीटा ही लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये थीटा ही हो गया. तो थीटा ही हो गया, तो टाइम कितना, मतलब थीटा इतने से टर्न हो गया. तो कभी भी दो वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर, याद रखिएगा, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, और थीटा, तो इनको ऐड करते थे तो रिजल्टेंट यहाँ आता था, याद है आपको क्या लिखते थे, 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, और इनको सब्ट्रैक्ट करते थे तो एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिजल्टेंट यहाँ ऐसे बीच में आएगा, और उसकी वैल्यू होगी 2a sin ऑफ थीटा बाई 2. तो डायरेक्ट वो लॉजिक लगाएं तो 2v जो भी है इंटू साइन थीटा बाई 2, छोटा एंगल है तो थीटा बाई 2 ही हो जाएगा, तो डी क्यू बी अपॉन 2mv. सो व्हाट यू गेट, वी गया, 2 गया, तो डी क्यू बी बाई एम. देख लो भाई डी क्यू बी बाई एम का मतलब क्या हो गया, और सॉरी ये तो वेलोसिटी चेंज हुआ, तो आपको क्या निकालना था, आपको तो निकालना था कि भैया कितना इम्पल्स इम्पार्टेड है, तो एम से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज़ गोइंग टू बी क्यू बी डी. अच्छा क्वेश्चन है, टाइम और वो तो पूछते ही हैं, इम्पल्स के फॉर्म में अच्छे से पूछा गया. नेक्स्ट, a projectile is thrown with velocity 18 at an angle 60 with the horizontal interval between the movements when speed is 15 meter per second. तो स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड होगी, उन मोमेंट्स के बीच में आपसे क्या पूछा गया है, इंटरवल निकालना है. अब ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो भाई सीधी सी बात है कि 18 से 15 हुआ, तो मुझे एक लॉजिक पता है कि भाई कभी भी क्या होगा, फाइनल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आपका क्या हो रहा है 15 स्क्वायर, और वी एक्स की वैल्यू फिक्स है कितनी है, 18 cos 60 मतलब 9 स्क्वायर. सो 9 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, तो वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आएगा एक्चुअली, बेटर मुझे ये कहना चाहिए. तो 15 मतलब 225 माइनस 81, सो व्हाट यू गेट 4, 22 8 144, ये 12 वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 12 हो गया. तो वी वाई 12 मतलब एक बार प्लस 12 और एक बार माइनस 12, तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई कितना है 18 sin 60, 18 sin 60 कितना होता है, दैट इज़ 9√3 माइनस जी टी, यही होगा. तो एक बार क्या लिखूंगा मैं, 9√3 माइनस जो पहला इंस्टेंट होगा GT1 दैट इज़ इक्वल टू 12, एंड 9√3 माइनस GT2 इज़ इक्वल टू -12. तो इनका डिफरेंस ही मुझे चाहिए, T2 माइनस T1, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसको, तो दिस विल बिकम प्लस, ये पूरा कैंसिल, g इंटू T2 माइनस T1 जो मैं ढूंढ रहा हूँ दैट इज़ 24, तो T2 माइनस T1 डायरेक्टली हो गया 24/10 मतलब 2.4 12/5 सेकेंड्स. डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक बार इधर होगा और एक बार इधर होगा, एक बार वी वाई पॉजिटिव होगा और एक बार वी वाई नेगेटिव होगा. नेक्स्ट, सेम हाइट पे होंगे दोनों, सेम स्पीड्स. Bomber plane moves horizontally with a speed of 500 and bomb released from it strike the ground in 10 seconds. The angle at which it strikes. तो देखो भाई, ये कितनी स्पीड से जा रहा था 500, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी बॉम्ब की वही हो गई यू ए हो गई, तो यू एक्स हो गई है. अब फाइनली ये 10 सेकंड बाद गिरा, 10 सेकंड बाद गिरा, तो 10 सेकंड में कुछ वाई में भी गेन करेगा, तो फाइनली ये वी वाई होगी और ये वी एक्स होगा. तो वी एक्स तो 500 ही होगा, और वी वाई 10 सेकंड बाद, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 थी, जी टी कर दें दैट इज़ इक्वल टू 100. तो अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर जो भी होगा, इसका जो एंगल बनेगा वो tan थीटा आपको पता है हमेशा क्या होता है, वी वाई बाई वी एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1/5. सो वी कैन गो फॉर ऑप्शन ए. कोई टफ नहीं था, आराम से आप करते हो ऐसे क्वेश्चंस. नेक्स्ट,
लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज दिस। अरे भैया मोमेंटम टी का फंक्शन है, फोर्स बचपन से पता है क्या होता है, डी पी बाई डी टी मीन्स बी प्लस टू सी टी, मतलब फोर्स इज लीनियरली वेरिंग। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, टाइम डिपेंडेंट है ही। वेरीज इन टाइम इन क्वाड्रेटिक, नो। टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये तो नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिंग आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये भी नहीं आएगा। तो फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट, लीनियरली वेरिंग। Consider a car going on a straight road with a speed of 100, the distance at which the car can be stopped। यार ये डायरेक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पता है, v0²/2 म्यू के जी, फ्रिक्शन ही रोकता है। तो सो डायरेक्ट आप सब याद रखते हो, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो 2 × 0.5 × 10, सो वट यू विल गेट बेसिकली 10, तो दैट इज़ 1000 मीटर्स में गाड़ी रोकी जा सकती है। इट कैन बी स्टॉप्ड इन अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स। नेक्स्ट, radiocarbon dating is done by estimating the specimen, the amount of ordinary carbon, amount of radiocarbon, ratio of 14C to 12C, ratio of amount to 12C to 14C still present। तो वही अपन कहते हैं 14C से 12C का अमाउंट चेक करके उसी से आइडिया अपन लेते हैं कि कितना चेंज हुआ है, क्योंकि 12C का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 14C का अमाउंट अपन जो बोलते हैं, सॉरी मतलब 12C चेंज नहीं होता, अपने रेडियोएक्टिव कौन सा है, 14C ही है, तो उसी का रेशियो अपन यहाँ पे लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीकेज द एलिमेंट डजेंट चेंज, किस में चेंज नहीं होता भाई, अल्फा में चेंज होता है, बीटा में भी चेंज होता है, गामा में कुछ भी चेंज नहीं होता, ना मास नंबर बदलता है ना एटॉमिक नंबर बदलता है, केवल क्वांटम स्टेट बदलती है। नेक्स्ट, द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इज शोन बिलो, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2/3 सेकेंड। भाई 2/3 कहाँ आएगा, पहले तो ये देखो, ये तो आपका 2 सेकेंड हो गया, तो 2 सेकेंड पे तो पीक आ रहा है, तो ये तो 2/3। अगर मैं ढंग से देखूँ भाई, ऐसे देखो तो टाइम पीरियड कितना हो गया, इसका टाइम पीरियड 8 सेकेंड दिख रहा है। तो 2/3 को अगर मैं करूँ, तो इसको अगर मैं t/n को 2/3 करूँ, तो वो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, दैट इज़ 24/2, दैट इज़ 12। तो ये टाइम कितना आ रहा है, t/12। और अगर आपको याद है, देखो ये मीन पोजीशन से शुरू हुआ है, आप लोगों ने गोटा लगा रखा था, x = 0 से शुरू होता है, x = a पे पहुंचता है टाइम t/4 पे, और ये जो a/2 होता है, इसके लिए आपको याद रहता है ये टाइम t/12 होता है, यहाँ से यहाँ तक t/12 और यहाँ से यहाँ t/6 डबल लेता है। तो ये तो मुझे डायरेक्ट ही याद है, इसका मतलब ये a/2 पे होगा, और a/2 पे होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख दूंगा मैं, ω²x, दैट इज़ ω²। मैं नेगेटिव साइन को तो नेगेटिव लिख ही लो, अभी इसने ऑप्शन दिया है तो देख लेंगे। तो -ω², कितना दिख रहा है बेटा, टाइम निकाला तो ओमेगा क्या हो गया, 2π/8 का होल स्क्वायर, a/2 की वैल्यू हो गई 1/2 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो 2π का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, π/4 का होल स्क्वायर, तो -π²/32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये तो हुआ मेरा तरीका, क्योंकि मुझे चमक गया था। आपको करना है या तो फिर चुपचाप से इक्वेशन लिख दो भैया, x की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ क्या होगी, a sin ωt, फाई 0 दिख रहा है, तो 1 sin ऑफ 2π/8 इंटू टी, और फिर आप लिखोगे x की वैल्यू एट t = 2/3, तो वही आएगा 1 sin 2π/8 इंटू 2/3। सो व्हाट यू विल गेट, 2 ये हो गया, ये भी 2 हो गया, तो π/6 sin π/6 इज़ हाफ, तो यहाँ से वही चीज़ निकल के आती, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, वैसे ही बोलते तो उसमें कोई बात एक ही लग रही है यार, ठीक है, जैसे भी आपका दिमाग चल जाए। पार्टिकल चलता है, मूव्स टू द लॉ, क्या है भाई, लॉ क्या है भाई, ये तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, क्या करूँ मैं, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। तो यहाँ पे मैं जो इसके सोल्यूशन से देख पा रहा हूँ, ये x कहना चाह रहा है, x इज़ r cos pi t/2, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। तो भैया सबसे पहले तो 0 से 3, 0 पे फेस 0 आ रहा है, 3 पे आ रहा है 3π/2, तो 0 से 3π/2 मूव करेगा तो cos की वैल्यू प्लस माइनस सब में खेलेगी। तो मैं तो एक कॉमन सेंस की बात कर लूँ, डिस्टेंस की बात, भाई x = 0 पे, t = 0 पे कहाँ है, t = 0 पे मुझे दिख रहा है, ये x = r पे होगा, ये r पे, इससे आगे जाएगा नहीं। फिर 1 सेकेंड पे π/2 मतलब यहाँ आएगा, 1 सेकेंड पे यहाँ आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, तो ये पीछे आया, तो ये डिस्टेंस हुआ। फिर ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाएगी, 2 सेकेंड पे पाई मतलब यहाँ आ जाएगा -r, ठीक है, SHM वाली कहानी आ रही है। और फिर 3π/2 पे वापस यहाँ आएगा, तो भैया ये यूँ गया, तो भैया 3 चक्कर हो गए, 3r, मैं वैसे ही कॉमन सेंस से बोल दिया, मस्त रहो, डायरेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3r। नेक्स्ट, if the de Broglie wavelength of a proton is 10⁻⁻30, the electric potential through which it must have been accelerated, भैया लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, h/mv, mv को आप लिखते हो √2m, k को लिखोगे qv, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, h² λ² 2me हो जाएगा, h² 6.63 × 10⁻34 का भी स्क्वायर,
10⁻26 मास के नाम पे होगा 1.67 इंटू 10⁻27 और ये होगा 1.6 इंटू 10⁻19। अरे भाई रे, क्या किया इन्होंने, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन में फंसाया है आपको। अब फंसाया तो फंसाया यार, कोई इलाज नहीं है इनका अपने पास। तो 6.63 को देखो, जब भी सस्ता करना होता है ना 20/3 मार दो, तो 20/3 का स्क्वायर करोगे तो 400/9 हो गया, इधर 10⁻38 हो गया। इसको 5/3 लिख दो तो ये हो गया 10/3, 2 से मल्टीप्लाई किया इंटू 1.6। पावर का हिसाब लगा लो, 26 और 27, 26 53 और 19, 53 और 90, अरे ये 68 होगा भाई, 38 कहाँ से लिख दिया, अभी सारा झोल हो जाता। हाँ, सो 26 53 एंड 19, 53 एंड 19 अगर मैं जोड़ता हूँ तो वो आता है कितना, 72। सो ये हो गया 10⁻4 ऊपर है ना, तो इधर लिख दूँ मैं 10⁻4, तो इधर आ गया और ये एक जीरो से जीरो उड़ा दिया। अब क्या बच रहा है, ये 40, नीचे क्या आएगा 9 और 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1.6 4.8 हो गया। तो ये भी लगभग कितना आ रहा है यार, ये भी अच्छा खासा आ गया। ये अच्छा खासा आने का मतलब क्या हो गया, 4.8, तो ये लगभग 8.2 इंटू 10⁻4 के लगभग आ रहा है। तो 8.2 इंटू 10⁻4 ऑप्शन बी के साथ जाइए, मस्त रही है। ठीक है, अगला, रेडिएशन ऑफ 2 फोटोन एनर्जी ट्वाइस एंड 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन है इंसिडेंट द रेशो। अरे यार देख लो यार, पहले केस में Kmax1 क्या होगा, Kmax1 क्या होगा, 2 है तो 2 माइनस 5 दैट इज़ 5, Kmax2 क्या होगा, 10 माइनस 5 दैट इज़ 9 तो एनर्जी 9 टाइम्स हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स है तो स्पीड 3 टाइम्स होगी। कि समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आराम से कर सकते हो। 1:3 आगे बढ़ लो। If the pressure at half the depth of the lake is equal to 2/3 the pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? तो भाई आधी डेप्थ पे क्या होगा, प्रेशर P नॉट रो जी, जो भी डेप्थ है, या H मान लो यार, या D लिख देते हैं, D डेप्थ लिख रहा है तो रो जी D/2 दैट इज इक्वल टू 2/3 P नॉट प्लस रो जी D हो गया भैया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये सिंप्लीफाई कर लो, इधर आ गया P0/3, इधर आ गया रो जी 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस हाफ, सॉरी 2/3 माइनस हाफ, दैट विल गिव यू 1/6। ठीक है, 2/3 माइनस हाफ दैट इज गोइंग टू गिव यू 1/6। तो यहाँ से डेप्थ की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, दैट कम्स आउट एज 2P0/ρg। P0 की वैल्यू टिपिकली 10⁵ लेते हैं, रो की वैल्यू पानी 10/3 इंटू 10, तो बेटा ये 20 मीटर की गहराई का तालाब हो गया, ये आप देख सकोगे। अगला क्वेश्चन 33, पानी का बल्क मॉडुलस गिवन है, चेंज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी बाय 0.1%। तो देखो भाई, बल्क मॉडुलस होता क्या है, बल्क मॉडुलस आपको पता था भाई, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V। जो डेंसिटी अगर 0.1% से बढ़ानी है, ठीक है, तो डेंसिटी आपको पता है डेल्टा रो/रो आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा V/V, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन रहता है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट रिलेशन क्या आता है भैया, आपको वैसे भी याद है कि डेल्टा रो/रो कम्स आउट एज डेल्टा P/V। तो डेंसिटी को 0.1% से बढ़ाना है, मतलब 0.001 इंटू B, दैट वुड बी इक्वल टू द प्रेशर रिक्वायर्ड। तो प्रेशर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, दैट इज 10⁻³ दैट इज 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो विल गो फॉर ऑप्शन C without any doubt. Move ahead. This is 33rd. Next 34th. Material A has a critical angle IA, B has an angle IB and IB is greater than IA. इसका मतलब क्रिटिकल एंगल B का ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल B का ज़्यादा है, इसका मतलब B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A से कम है। लाइट कैन बी TIR व्हेन इट पासेस फ्रॉम B to A। तो भाई B का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, A का ज़्यादा है, तो B to A नहीं हो सकता। इट कैन बी इंटरनली रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासेस फ्रॉम A to B, तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा। क्रिटिकल एंगल फॉर TIR इज IB माइनस IA और साइन इनवर्स दिस। तो भाई क्रिटिकल एंगल किसी भी इंटरफेस के लिए क्या होगा भाई, हमेशा छोटा वाला कौन है, B अपॉन A। सो दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट विल हैव साइन थीटा C से क्रिटिकल एंगल बिटवीन A एंड B इज साइन इनवर्स, क्या आ जाएगा, थीटा C की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ NB/NA। अब NB/NA का वैल्यू अगर अपन चेक करेंगे तो NB/NA का वैल्यू, वो अगर स्नेल्स लॉ से देखेंगे तो हमेशा आपको पता है कि वो उससे, ये जो साइन ऑफ IA था ये किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू 1/NA। साइन ऑफ IB क्या था, 1/NB। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो दैट वुड बी साइन इनवर्स, what we will have, sin of IB upon, not IB, sin of IA upon sin of IB. So what we get, option 4। तो 2 and 4 are correct, rest are false, तो D के साथ जाएंगे। अच्छा था ये भी क्वेश्चन, सिंपल शॉर्ट स्वीट। Image is formed at a distance of 100 from glass surface
यार ये सेम लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था अभी पेपर में, आप फिर वापस से यार ये सॉल्व करवाओगे आप। u इज़ -100, v इज़ +100, क्या लिखोगे, ग्लास मतलब 3/2 या 1.5 ही लिख लेते हैं जैसे आपकी इच्छा लगे। 1.5 अपॉन 100 माइनस n1/u विच इज़ 1 अपॉन -100 दैट इज़ n2 माइनस n1 अपॉन r। तो यही कल भी सॉल्व किया था, आज वापस करवा लो। +1/100 इज इक्वल्स टू 1/2r, what you get 2.5/100 equals to 1/2r, so r you will get as 100/5 that is 20 centimeters। तो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं यार अब तो। 36th, consider a cylinder of mass m resting on a rough horizontal rug that is placed out under it with acceleration a perpendicular to the axis of the cylinder। okay, ये नीचे जा रहा है। what is F friction at the point P? it is assumed that the cylinder is not slipping। अब सिलेंडर स्लिपिंग नहीं कर रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन तो कॉमन सेंस से देखें, इसके कारण v की वेलोसिटी इधर है और इस ओमेगा के कारण भी इधर है, तो p आगे जा रहा है, ठीक है, p आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। इट इज़ पुल्ड आउट फ्रॉम विथ एक्सेलरेशन a, assume that the cylinder is not slipping। तो पहली चीज़ तो सिलेंडर स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिंपली आपके लिए मैं चेक करके बोलूँ तो भाई मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलूँ कि भैया एक मिनट, देखिए ये आपका ये नीचे वाला प्लैंक हो गया, इसका एक्सेलरेशन मुझे पता है a, तो पॉइंट P का एक्सेलरेशन a है, तो ये जो P के कॉन्टैक्ट में ये जो P पॉइंट इसका भी बोलूँ तो इसका एक्सेलरेशन भी a होना चाहिए। तो लेट से अगर मैं बोलूँ जैसे ये जा रहा है, देखिए ये आगे जाएगा तो इतना क्लियर है कि भाई ये आगे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, इसके कारण इसका एक्सेलरेशन लेट से cm का माना a1, ठीक है, और जो फ्रिक्शन का टॉर्क है ऐसे अल्फ़ा देगा तो लेट से इसको बोल दूँ मैं अल्फ़ा। तो पहली चीज़ एक्सेलरेशन ऑफ p मुझे पता है a ही होना चाहिए उस पॉइंट p का, और वो क्या हो जाएगा कॉमन सेंस से a1 + अल्फ़ा r। तो पहली इक्वेशन मेरी कंस्ट्रेंट से आ गई a1 + अल्फ़ा r इज़ इक्वल टू a। फिर इक्वेशन मेरे लिए क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशंस गिवन है तो f की वैल्यू क्या होगी, केवल f ही उसके ऊपर फोर्स है, ऊपर वाले पे उसका मास m है, तो f इज़ इक्वल टू ma1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एंड f इंटू आर इज़ इक्वल टू आई क्या होगा सिलेंडर का mr² इंटू अल्फ़ा। दिस इज़ व्हाट आई गॉट एज सेकेंड, नॉट द थर्ड इक्वेशन। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये आर उड़ा दिया, ये आ गया, तो ये f की वैल्यू इस तरह से आपकी देखने को मिल रही है आपको। तो अब आपको वैल्यू f की निकालनी है, तो पहले a1 की जगह क्या लिख दूँ, f/m, अल्फ़ा आर, डायरेक्ट अल्फ़ा आर की वैल्यू लिख दो ना, 2f/m दैट इज़ इक्वल टू a, f सॉरी फ्रिक्शन वाला, सो 3f इज़ इक्वल टू ma, तो f की वैल्यू हो गई ma/3। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक रॉड है m और l की, हिंज है 1 and a है, शोन अ फोर्स f इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a, द एक्सेलरेशन ऑफ cm वेरीज विथ xs। तो cm का एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, ये बड़े प्यार से आपसे पूछा है। तो पहली चीज़ तो भाई जब भी आप ऐसे फोर्स लगाओगे, मुझे पता है कि इसके अबाउट प्योर रोटेशन होगा, तो मैं बोलूँ टॉर्क कितना है f ऑफ x दैट इज़ आई आपको पता है एंड के अबाउट होता है ml² / 3 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है 3fx अपॉन ml², ये वैल्यू आ गई। नाउ ACM किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू l/2, ठीक है, अल्फ़ा इंटू l/2 यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पे ना, तो वो हो गया अल्फ़ा इंटू l/2 दैट इज़ इक्वल टू 3fx अपॉन ml², ये भी छोटा l ही लिखना चाहिए मुझे, इंटू l/2। तो यहाँ से बेटा ये दिख रहा है मुझे इन्वर्स टू है, सॉरी x के साथ ग्राफ देखना है, तो x के साथ तो भैया ये लीनियरली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ फॉरवर्ड बायस्ड pn जंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड द पोटेंशियल बैरियर। तो भाइयों आपको पता है भाई क्या होता है pn में पोटेंशियल बैरियर, ये p और n लगाते हो तो वही जो डिफ्यूजन के कारण होता है, होल्स इधर इकट्ठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे होते हैं, तो ये लोअर हो जाता है और ये हायर हो जाता है। तो ऐसा कुछ ये पोटेंशियल बैरियर का कर्व होता है। अब आप सारे पढ़े लिखे हो, देखिए कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा। पहले दो तो फर्जी हो गए, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ में अंतर क्या है, मुझे थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा भाई, ये अंतर क्या है, ये अंतर क्या है, मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसको मेकआउट करना। अब आप पूछा गया इसमें, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड द पोटेंशियल बैरियर इन द, ओके फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में इफेक्टिवली क्या होगा, इसकी तुलना में ये गैप कम हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, ये जो बीच का पोटेंशियल बैरियर है डिक्रीज होगा, तो आई शुड गो फॉर डी, क्योंकि उसमें कम दिख रहा है मुझे। बाकी कंफ्यूजिंग था यार, दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे। द गिवन ट्रुथ टेबल रिलेट्स y टू a एंड b।
चलिए 0 0 पे 1 0 1 पे 0, तो ये तो 0 0 पे 1 0 0 पे 1 मुझे पता है कौन सा गेट देता है, और का उल्टा नॉर, और नॉर का क्या होगा a प्लस बी का होल बार, ख़त्म। प्लेट का एरिया ये है, विड्थ है, एरिया क्या होगा भैया, एरिया क्या होगा, लेंथ और विड्थ है, तो भाई पहले तो वैल्यू निकालने क्या होगी, वो L इंटू बी के हिसाब से सिंपल 5 इंटू 10, एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 है। और यहाँ पे जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये चीज़ आपको पता है कि जो भी अनसर्टेनिटीज़ एरर्स इस तरह से रिलेट होते हैं, छोटा बी लिख देना यार, एक ही बात है। तो डेल्टा L बाई एल कितना हो गया 0.1/1, ये हो गया 0.01/2, और डेल्टा A बाई ए 10 है, तो यहाँ से डेल्टा A की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो दिस इज़ 1, 10 इंटू 0.1 प्लस 5 था, ये गलती कर देते हैं, अभी दिक्कत हो जाती, तो 2, तो 0.2 हो गया ये, एंड दिस इज़ 5, तो 0.05, तो 0.25 का एरर और इसमें देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे अपन, ए के साथ। नेक्स्ट, तो एरर्स अच्छे से याद रखिएगा, देखो बहुत काम की चीज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट हैव सेम डायमेंशन, वर्क एंड टॉर्क सेम होता था, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी सेम होता था, टेंशन सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन का फोर्स आप लिखते थे T इंटू एल, तो वो फोर्स नहीं होता, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इन YDAC मैक्सिमा मिनिमा इज 9:1, अरे भैया क्या पता होता है, आई मैक्स अपॉन आई मिन, डायरेक्ट अगर आप एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो वो क्या होता था, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, घोटा लगा रखा है, तो 9:1 इज़ A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भैया, ये स्क्वायर मार दो, 3/1 रूट, मतलब रूट ले लो, स्क्वायर क्या करोगे यार, A1 माइनस A2, सो व्हाट डू वी हैव 3A1 माइनस 3A2 इक्वल टू A1 प्लस A2, व्हाट यू विल हैव 2A1 इक्वल्स टू 4A2, तो A1 बाई A2 इज़ क्लियर कट 2:1, 1:2, जो भी 2:1 ज़्यादा अप्रोप्रिएट, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, डायरेक्ट आपको पता है बेटा किसका नियम था ये, अपन क्या बोलते थे, ब्रूस्टर लॉ, tan इनवर्स म्यू tan थीटा इक्वल्स टू n, डायरेक्ट वो लगाना है, मस्त रहो, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है। टू स्ट्रेच्ड वायर्स आर इन यूनिजन, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगी, द टेंशन इन वन ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 1%, 3 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स, इसका मतलब जो 3 बीट्स इन 2 सेकेंड्स हो गई, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट इज़ 1.5 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी। द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वायर इज, तो टेंशन 1% बढ़ाने से इतना गैप आ गया, ये मतलब है ना भाई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो छोटे से चेंज के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ बाई एफ दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी बाई टी 1% है, तो दैट इज़ 0.01, तो 0.005, डेल्टा एफ इज़ 1.5, तो ओरिजिनल एफ आ जाएगा, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई 1.5 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ लिख दो, तो ये तो क्या हो गया 1500 कर दो इसको, तो बटा 5, तो ये हो गया 300। तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए, मस्त रहिए, खूब करते हो बीट्स वीट्स में क्वेश्चन ऐसे। पल्स ऑफ अ वेव travels along a stretched string and reaches the fixed end of the string, it will be reflected, fixed end से थप्पड़ पड़ता है, 180 डिग्री का फेस चेंज भी देखने को मिलता है, मीडियम सेम रहेगा तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑप्शन सी के साथ अपन जाएंगे। सो दिस वाज द टुडेज पेपर, आपके फीडबैक देते रहिए, और क्योंकि अब टाइम एग्ज़ाम किसका है, आई एम थिंकिंग वो फिज़िक्स इन 5 मिनट सीरीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा, आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टॉपिक्स बेस्ड ऑन दिस NTA अभ्यास एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई एम वर्किंग ऑन इट, you can expect it by next or next to next week. I'll be coming up with some very interesting things for you. Keep watching, keep adhered to my channel. इसको आप फैलाते रहिए, आपकी literally मैं कह रहा हूँ I will try my best to help you out as much as I can. Thank you for watching.